हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन डिसिप्लिन का यूनिट 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा के संबंध में संविधान के मूल्य और प्रावधान। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये आपका पार्ट 2 का होगा। देखिए, पार्ट 1 में हमने ये 3 टॉपिक कंप्लीट किए थे। पार्ट 2 में हम ये 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार। प्रत्येक मनुष्य को बेहतर जीवन यापन सुनिश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी व्यक्ति समान अधिकारों की अपेक्षा करते हैं। भारत का संविधान इन अधिकारों का मौलिक अधिकारों के रूप में दर्शाता है। मौलिक अधिकार समाज के अल्पसंख्यकों वर्गों को सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान से 7 मौलिक अधिकार सम्मिलित किए गए थे। क्या मतलब है इसका कि पहले हमारा जो मौलिक अधिकार हुआ करता था वो 7 हुआ करते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, उसमें संशोधन करके 6 कर दिए गए हैं। देखते हैं हम 7वां अधिकार कौन सा था हमारा। हालांकि 1976 में संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। मतलब क्या है कि 44वें जब संशोधन हुआ था तो उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अब हमारे पास कितने बचे? अब हमारे पास 6 अधिकार बचे हैं। इसके पश्चात यह कानूनी अधिकार है। अब कुल 6 मौलिक अधिकार है, जो इस प्रकार है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से 6 हमारे मौलिक अधिकार है। पहला है हमारा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको समानता का अधिकार दिया हुआ है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। थर्ड में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है, अनुच्छेद 24 से 25 में। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में, इसमें भी 29 से 30 में आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। देखिए, हम पढ़ते हैं सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के पश्चात शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित कर स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया। मतलब क्या है, जब हमारा 2002 में संविधान के जो 86वें संशोधन था, उसमें हमारा 21A के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। पहला देखिए हमारा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह दर्शाता है कि सभी नागरिक समान अवसर और विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। यह नागरिकों को जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षित करता है। इसके अनुसार कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और कोई भी नागरिक कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसीज के लिए विशिष्ट प्रावधान है। राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण और शुल्क रियासतें प्रदान करता है। इस लाइन का क्या मतलब है? देखिए, इस लाइन का मतलब है जो बच्चे होते हैं, अनुसूचित जनजातियां होती है, जातियां होती है, जो ओबीसीज होते हैं, इन सब के लिए और महिलाओं के लिए क्या किया जाता है, आरक्षण दिए जाते हैं ना, कि जो जनजाति होती है उनको आरक्षण मिलते हैं। बच्चे और महिलाओं के लिए नई नई योजना चलाई जाती है जिससे उनको लाभ मिल सके। इसके अनुसार किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। कि ऐसा नहीं है कि अगर एक लेडी है तो लेडी को नहीं मिलेगा नौकरी, या किसी एक विशेष धर्म के व्यक्ति को हम नौकरी देंगे और दूसरे धर्म के व्यक्ति को नहीं देंगे, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है। तो हमारे ये मौलिक अधिकार में आता है कि हमें पूरा हक है कि हमें, अगर हम हम क्वालिफाइड है उस काम के लिए जिसे हम कर सकते हैं ना, कि हमने इतनी पढ़ाई की है कि हम उस जॉब को कर सकते हैं, तो हमें पूरा हक है कि वो जॉब हमें मिले। किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा अस्पृश्यता व छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकार की किसी भी प्रथाओं को निषिद्ध कर दिया गया है। क्या मतलब है इसका? कि अस्पृश्यता, जो छुआछूत हुआ करती थी, उसको
कोई भी वैध कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है कि वो सब प्रथाएं जो है निषिद्ध माना जाएगा, वैध माना जाएगा सरकार के तहत। ये हमारा अधिकार है कि हमारे साथ कोई भी भेदभाव ना करे, अस्पृश्यता ना करे। सेकेंड है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। वास्तविक लोकतंत्र स्वतंत्रता के प्रावधान को दर्शाता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुमति देता है। जैसा कि स्वतंत्रता के अधिकार में उल्लेख किया गया है, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण का मतलब होता है घूमने की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी जाके ट्रैवल कर सकते हैं। बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। मतलब है आपको कहीं भी क्या कर सकते हो, कहीं भी स्थायी निवास ले सकते हो। चाहे आप किसी देश में, आपको भारत में नहीं रहना है तो आप कहीं भी जाकर निवास कर सकते हो। पहले हमारा जम्मू कश्मीर में होता था कि स्थायी निवास हम नहीं कर सकते थे, है ना, लेकिन अब क्या है, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अब स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार या कारोबार, अब कोई भी व्यापार या कारोबार भी आप कर सकते हो, इसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाती है आपको। थर्ड है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव व्यापार व बेगार तथा बालात श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बालात श्रम क्या होता है आपका, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों से काम करवाना, ये होता है आपका बालात श्रम। तो इन सब चीज़ों पे क्या किया गया, रोक लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसी प्रणाली जहाँ लोगों को जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषित किया जाता है। जो साहूकार होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वो क्या करते हैं, मजदूरों को कहीं ना कहीं शोषित करते हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उसे दास श्रम कहते हैं। किसी भी इंसान को अपना दास बनाना गुनाह है। ये अधिकार बलात् श्रम, मानव की खरीद फरोख्त और बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिबंध लगाता है कि जो ऐसा काम जो बच्चों के लिए जोखिम है या 14 साल से अगर वो कम एज का है तो उससे कोई भी काम करवाना कानूनी जुर्म माना जाएगा। इन अधिकारों का उल्लंघन करना कानूनी के तहत दंडनीय अपराध होगा। देखिए फोर्थ है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एकाधिक धर्म वाला देश है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने का प्रचार करने का अधिकार है। धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था की स्थापना करने का अधिकार है। इसके अनुसार राज्य निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब है जो सरकारी विद्यालय होगा वहाँ पे किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहाँ पे जो शिक्षा, ऐसी शिक्षा मिलेगी जिससे क्या होगा, देश उन्नति की तरफ बढ़े, ना कि किसी धर्म का प्रचार किया जाए। तो ये होगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ देखिए संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। भारत में संस्कृति, भाषा और लिपि की विविधता है कि आप किसी भी संस्कृति को अपना सकते हो या अपनी संस्कृति को बचा सकते हो, भाषा को बचा सकते हो, किसी भी लिपि को आप लिख सकते हो ना। संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उनकी भाषा और संस्कृति को विकसित करने तथा बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है कि ऐसा ना हो कि जो अल्पसंख्यक है उनका लिपि खत्म हो जाए या भाषा खत्म हो जाए या संस्कृति खत्म हो जाए। तो इन सब चीज़ों का भी सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। यह उन्हें अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार देता है कि वो अपने क्या कर सकता है, अपने शिक्षण संस्थाओं को चला सकता है और वो इन सब चीज़ों का प्रशासन के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है कि उसको इस सब चीज़ों का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा आर्थिक सहायता देने के दौरान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा चलाया जा रहा है। जो अल्पसंख्यक है वो क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। इस सरकार के द्वारा इनको रोका नहीं जा सकता। अल्पसंख्यकों की भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए राज्य द्वारा सहायता दी जाती है। इससे समग्र संस्कृति के प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। तो आपने पीछे देखा होगा कि उसमें बोला था कि धर्म से बिल्कुल अलग रहेगा राजनीति, है ना, कि गवर्नमेंट का मदद नहीं करेगा किसी को भी किसी एक धर्म को करने के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं जो अल्पसंख्यक होगा उसकी भाषा, संस्कृति और लिपि बचाने में मदद करेगा सरकार, और इस अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए राज्य द्वारा सहायता भी दी जाएगी। इससे समग्र संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनको क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। सिक्स्थ देखिए आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार संपूर्ण अधिकारों की आत्मा है। कैसे आत्मा है ये कि भारत के संविधान का भाग 3 क्या बोलता है, हमें न्यायालयों द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है। जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की मदद कर सकता है, मदद ले सकता है। क्यों ले सकता है मदद? क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर किसी भी चीज़, ये जो हमने 5 पढ़े ना मौलिक अधिकार, उसमें से अगर किसी भी एक अधिकार का भी हनन किया जाता है या हमें उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं, हम जाके अपनी अर्जी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। भारत के संविधान में उल्लेखित शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। 1976 में संविधान 42वें संशोधन के बाद कई मौलिक प्रावधानों में संशोधन किया गया। निम्नलिखित अनुच्छेदों में नागरिकों के अधिकारों को बचाने के प्रावधान है जो उन्हें आवश्यक देते हैं कि उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा कानून द्वारा सुरक्षा भी मिलेगी। क्या बोला इसमें कि हमें किन किन चीज़ों के हमने एक पढ़ लिया कि मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार और नागरिकों के क्या क्या अधिकार होते हैं, उसको बचाने के लिए क्या प्रावधान किया गया, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ का अधिकार मिला हुआ है हमें। देखिए, तो पहला है हमारा समानता का अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, यह एक मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी व्यक्ति से वापस नहीं लिया जा सकता है। समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि राज्य, लिंग, जाति, वर्ग, सामाजिक स्तर, धर्म, जन्मस्थान और वंश के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध कोई भी भेद नहीं करेगा। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान और उन्हें विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे। सेकंड देखिए, अनुच्छेद 15 में बोला गया आपको धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध हुआ जाएगा। और फर्स्ट आपका राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। विकलांगता के अधीन व प्रतिबंध के संबंध में दायित्व, ये है हमारा किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता है। पहले आप देखते थे ना कि छुआछूत में क्या होता था, जो ऊंची जाति हुआ करती थी वो क्या करती थी कि नीची जातियों को अपने कुएं का पानी भी नहीं पीने देते थे या अपने घर के बाहर बैठने भी नहीं देते थे उनको। एक तरह से उनके बहुत बुरा व्यवहार करते थे और घृणा की भावना रखते थे। तो ये सब चीज़ एक अनुच्छेद 15 में यह हमें प्रावधान में बोला गया है कि इन सब चीज़ों से हम ये अधिकार है कि हमारे साथ कोई भी क्या ना करे, हमारे साथ भेदभाव ना करे। सेकंड आपका देखिए, सेकंड है आपका राज्य द्वारा महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है। अनुच्छेद 15 उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये थर्ड है आपका अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। देखिए, ये जो अनुच्छेद है ना आपके, जिस अनुच्छेद में जो जो अधिकार मिले हुए हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सेकेंड है राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। थर्ड आपका इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई विधि बनाने की निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के लिए पद नियोजन नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। देखिए, फोर्थ है आपका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।
अस्पृश्यता से उपजी किसी निश्चयता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्या मतलब है इसका कि जो अस्पृश्यता है उसका अंत किया जाएगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था और घृणा की भावना से देखा जाता था, अस्पृश्यता का नज़रिया रखते थे वो। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा और अंत कर देंगे इन सब चीज़ों को। अनुच्छेद 17 में कहा गया है ये आपको। फिफ्थ देखिए, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या मतलब है इसका, अनुच्छेद 18 एक में बोला गया राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कि आपको पता है जो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, उपाधियां धारण कर लेते थे, है ना। तो उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और अनुच्छेद 1 में हमें कहा है कि राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। कि जो राज्य होगा उन्हें राज्य ही कहा जाएगा, जो सेना होगा उन्हें सेना ही कहा जाएगा, जो विद्या संबंधी है उनको यही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको अलग से ही कोई उपाधि धारण करना होगा कि वो अपने आप को दिखा सके कि हम ये हैं। जैसे पहले के राजा महाराजा होते थे ना, वो महाराजा तो बहुत सारी चीज़ें लगा लेते थे, तो ये सारी चीज़ें का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 18(2) में आप देखेंगे, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कि कोई विदेश का नागरिक भी उसे कोई उपाधि नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 18(3) में आप देखेंगे, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। क्या मतलब है इसका, अनुच्छेद 18(3) में आपको कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास, जैसे कोई भी पद पर उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कौन नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी पद पर वो नियुक्त नहीं होगा, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) में आपको क्या कहा गया है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा उसको, वो क्या करेगा, वो स्वीकार नहीं करेगा उस गिफ्ट को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री की वैधता को बरकरार रखा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि उन्हें पुरस्कार लेने वाले के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रत्यय और उपसर्ग के रूप का मतलब क्या है कि ना तो उसके आगे कुछ जोड़कर उसको उपाधि दी जाएगी या वो रत्न दिया जाएगा, ना ही उसके उपसर्ग को जोड़कर, आगे पीछे दोनों जगह कोई नाम नहीं जुड़ना चाहिए उसका। कौन से नाम नहीं जुड़ना चाहिए, जैसे अगर प्रधानमंत्री का मान लेते हैं हम, अगर बेटा है तो उनके नाम से ऐसा नहीं है कि उनके नाम से, क्योंकि उनको भी मिला है तो इसलिए उनके नाम से उनके बेटे को मिल जाएगा पद्म भूषण या विभूषण। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या बोला है, अगर जोड़ा गया तो उन्हें जब्त किया जाएगा, तो सब चीज़ों को वैध नहीं माना जाएगा। 6 देखिए आपका, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। बिना हथियार किसी जगह शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है। भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है। कोई भी व्यवसाय, पेशा अपनाने का अधिकार है। व्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सब चीज़ों का क्या मिला हुआ है, हमें अधिकार मिला हुआ है। 7 देखते हैं, अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का अधिकार हमें मिला हुआ है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक नया अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 जोड़ने के बाद इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आमतौर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम नाम से जाना जाता है, को मौलिक अधिकार बनाया गया है
और उसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की सूची से हटा दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का कि आपको पता है कि अनुच्छेद 21 को जोड़ने के बाद क्या किया गया कि 2009 में एक अधिनियम चलाया गया जिसके तहत बच्चों को क्या किया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। जो आपका फर्स्ट क्लास से लेकर आपका जो 8वीं क्लास तक है वो आपको फ्री बुक मिलेगा, ये सब चीज़ मिलेंगी और आपको शिक्षा मिलेगी। जो 9 से 10 तक है उसमें आपको बुक नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आपको पैसे दिए जाते हैं। नहीं तो कई जगह ये भी होता है कि पैसे नहीं भी मिलते, ड्रेस के सिर्फ पैसे मिलते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अनिवार्य का मतलब होता है कि वो निश्चित है कि दिया ही दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह कहता है कि यह माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे। कि 6 से 14 वर्ष की आयु में उनको निःशुल्क शिक्षा मिल तो जाएगा, लेकिन अगर वो स्कूल जाएंगे ही नहीं, उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे, तो वो चीज़ का फ़ायदा उनको मिलेगा ही नहीं ना। तो इसलिए क्या बोला गया है कि 6 से 14 साल की बच्चों के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये किसका काम है, माता पिता का काम है। ये अधिनियम निरक्षरता को खत्म करने की दिशा में एक अच्छा कदम है, जिससे क्या हो कि सभी लोग पढ़ सकें। यह कानून सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु का बच्चा जो विद्यालय से बाहर हो विद्यालय जाए और गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करे, जो कि उसका अधिकार है। 8 में देखिए, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने व खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। मतलब है 14 साल से कम बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी तरह का काम नहीं करवाना चाहिए। उसे पढ़ने का अधिकार है तो उसे पढ़ाना चाहिए। किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाना चाहिए, जहाँ पे क्या होगा कि ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे केमिकल वर्क चलता रहता है, जिससे क्या हो सकता है बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है। बशर्ते ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया जाता है। जो 14 साल के कम बच्चों से काम करवाते हैं उनको रियासत में ले लिया जाता है संविधान के अनुसार। 9वां है आपका अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। यह भी हमने पढ़ा था, वही चीज़ है, ये आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए, संविधान में 86वें संशोधन के बाद 2002 में अनुच्छेद 45 के लिए नए लेख का प्रतिस्थापन जो है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध कराएगा। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत संविधान यह प्रावधान करता है कि संविधान में यह निर्धारित किया गया था कि 10 वर्षों के भीतर अर्थात 1960 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यह निर्देश पूरा नहीं किया जा सका। 100% प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोशपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान बनाने की आवश्यकता है। क्या बोला इसमें? इसका मतलब है कि ये प्रावधान कर तो दिया गया है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन क्या हुआ 100% तक ये नहीं किया गया। ये इसमें अभी कम, इसमें है जो जितना करा जाना चाहिए था उतना हो नहीं पाया है। तो केंद्र सरकार को इसे प्रयोजन करने के लिए क्या करना चाहिए, वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता है। 10वें में देखिए, अनुच्छेद 46 संविधान के अनुच्छेद के तहत संघीय सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए जिम्मेदार है। यह वर्णित करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करेगा।
ठीक है, यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। इस प्रकार अनुच्छेद 46 अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथ जो शिक्षा से संबंधित है, विभिन्न कारणों से पीछे छूटे हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान करके शैक्षिक अवसरों में समानता सुनिश्चित करता है। देखिए, आपका एक टॉपिक ये भी है भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार। 11वें में क्या बोला है हमें कि अनुच्छेद 29(1) के कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार है। ये हमने पढ़ा था ना कि जो अल्पसंख्यक है उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचा सकते हैं और उस चीज़ में उनका राज्य क्या करेगा, मदद करेगा। अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या उनमें किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। 12वां अनुच्छेद कहता है 30(1) यह कहता है कि भाषा या धर्म के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। कि मतलब वो उनके पसंद की, वो चाहते हैं जिस लैंग्वेज में स्कूल को खोलना या वो चाहते हैं कि हम संस्कृत में पढ़ाई करें तो संस्कृत में कर सकते हैं, जो भी भाषा होगी उसमें वो पढ़ाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 30(2) यह कहता है कि राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है। 13 देखिए, अनुच्छेद 347 इस अनुच्छेद के अनुसार किसी अल्पसंख्यक की मांग पर राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकता है कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। 14 है आपका अनुच्छेद 350। यह अनुच्छेद प्रत्येक को किसी व्यवस्था के निवारण हेतु संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हक देता है। संविधान के 1956 के अधिनियम द्वारा किए गए संविधान के 7वें संशोधन में भाषाई अल्पसंख्यकता दिखाते हुए 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। फर्स्ट था अनुच्छेद 350(a). यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देश प्रदान करने की सुविधाएं को दर्शाता है। यह हर राज्य और स्थानीय प्राधिकरण का प्रयास होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करवाए। मतलब मान लीजिए कि कोई कर्नाटक का बच्चा है तो उसे नहीं आता हिंदी, है ना, तो वो अपनी लैंग्वेज में जो से आती है उसमें वो क्या कर सकता है, शिक्षा हासिल कर सकता है। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उच्च समझता है। सेकेंड जोड़ा गया था अनुच्छेद 350(b). भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार बनाए गए थे। फर्स्ट देखिए, इसका है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब अल्पसंख्यक के लिए भी क्या किया गया है, एक विशेष अधिकारी बनाया गया है जो जिससे नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। दूसरा है आपका विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाए और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। क्या मतलब है कि जो विशेष अधिकारी होगा ना, वो ये क्या करेगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी बातों को रखेगा कि वो क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों को बताने का अधिकार होगा वो विशेष अधिकारी को। अनुच्छेद 15 में क्या बोला है आपको, अनुच्छेद 391 हिंदी 51 है, सॉरी 51 है, 351 हिंदी का प्रचार भारतीय संविधान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास और संवर्धन
का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने का कर्तव्य शामिल करता है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जो संविधान में निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित है। जो हिंदी लैंग्वेज है हमारी, उसे राजभाषा घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है कि राष्ट्रभाषा जो होगा हमारा, उसमें हो जाएगा पूरे भारत में जो भी हमारा काम होगा ना, वो सब चीज़ क्या होगा, जो भी चीज़ हमारा पूरे भारत में जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा, राष्ट्रभाषा हो जाएगी अगर हिंदी हुआ तो। अगर राजभाषा का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट्री काम होगा ना, वो सारा काम होगा हमारा हिंदी में। और राष्ट्रभाषा का मतलब ये है आपका कि ज़रूरी नहीं है कि सब जगह क्या हो कि हिंदी ही बोली जाए, है ना। राष्ट्रभाषा होती तो वो क्या होता कि सब जगह हिंदी अनिवार्य हो जाता, सबको ज़रूरी होता बोलना। तो ये आप समझ गए होंगे। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। व्यावहारिक तौर पर हिंदी पहले से ही देश के लिए संपर्क भाषा के रूप में उपयोग में है। संपर्क भाषा मतलब क्या है कि ज़्यादातर जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को हिंदी भाषा आती है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी है जिन्हें हिंदी भाषा नहीं आती है, उन राज्यों को। तो हम ये बोल सकते हैं, राज्य नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे जैसे कर्नाटक हम लेते हैं, कर्नाटक में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी आती है और हिंदी सिखाई जाती है उनको। अनुच्छेद 16 में आपको क्या कहा गया है? अनुच्छेद 25 संविधान का यह अनुच्छेद अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार एक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। राज्य किसी विशेष धार्मिक सम्मेलन या परंपरा को थोप या रोक नहीं सकता है। यह देश के बहुसंख्यक धर्मों के हमलों से अल्पसंख्यकों को एक प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 26 क्या कहता है आपको? यह अनुच्छेद कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को अधिकार है। फर्स्ट आपका धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण। दूसरा है आपका अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना। तीसरा है आपका जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का ये अधिकार किसी धर्म के सामूहिक अधिकारों की रक्षा और प्रत्याभूति देता है। इससे अल्पसंख्यक धर्मों के सांप्रदायिक अधिकारों और विशेषाधिकारों को सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 27 में क्या कहते हैं आपको? किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों या संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके कर मतलब क्या होता है और संदाय का मतलब भी टैक्स होता है। ठीक है, आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अल्पसंख्यकों धर्मों सहित बहुतों की कीमत पर किसी विशेष धर्म के कल्याण और उत्थान के लिए सार्वजनिक धन खर्च नहीं करेगी। जब सरकार बनती है तो बहुसंख्यक धर्म से समृद्धता और अल्पसंख्यक धर्मों की एकता और दरकिनार रहने की संभावना अधिक होती है। लेकिन लेख 27 के प्रावधान इस तरह के पक्षपाती प्रवृत्तियों के लिए एक बाधा है। क्या बोला है आपको अनुच्छेद 27 में कि जैसे आप देखते हैं कि चुनाव होता है तो जहाँ पे एक ही जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधि क्या करता है कि उनको आकर्षित करने की वो रखता है ना, चेष्टा रखता है कि वो उनको आकर्षित कर ले। और जो अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। तो इन सब चीज़ों का वो अधिकार देता है कि इन सब चीज़ों का पक्षपात नहीं होना चाहिए उनके साथ। अनुच्छेद 28 एक निर्दिष्ट करता है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28(2) कहते हैं निर्दिष्ट करता है खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अनुच्छेद 28
के तीसरे भाग में क्या कहते हैं आपको कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाली किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षण के लिए इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे जाए। देखिए आपको क्या बोला है 28 के तीसरे भाग में, अनुच्छेद 28 के तीसरे भाग में आपको बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी छात्र को हम बोल सकते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता उसे कि मान लेते हैं कि आपके विद्यालय में कोई भी फंक्शन हो रहा है, वो फंक्शन किसी धर्म से रिलेटेड है, जैसे कोई पूजा है, तो उसमें क्या होगा जब तक कि उस छात्र का या उसके मम्मी पापा का उस पर वो नहीं होगा कि वो जा सकता है ना, तो जब तक वो उस चीज़ में क्या पार्टिसिपेट नहीं कि संविधान क्या करता है उसको इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है या सहमति नहीं, जब तक वो बच्चे का है या उसके मम्मी पापा का है कि वो उस चीज़ में पहुँचे, तो वो उस चीज़ की सहमति उसको संविधान नहीं देता है। तो लोगों की सोच को बदलने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का अधिकार और अन्य अवसर जाति, पंथ, लिंग और वर्ग के बावजूद सभी के लिए है। भारत में शिक्षा के संदर्भ में हम सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए और किसी को इससे वंचित नहीं रखना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, शब्दों का उद्धरण लेते हुए, हमें आज़ाद भारत की महान हवेली का निर्माण करना है जहां उसके सभी बच्चे रह सकते हैं और इस हवेली को इसके निवासियों उन सभी और अब भी हम भी को निर्माण करना होगा और उसके बाद ही हम सही अर्थों में एकजुट, स्वतंत्र और समान हो सकते हैं। ये किसने कहा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।